यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बैटरी चार्जिंग या रिचार्जिंग। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि बैटरी को हम चार्ज क्यों करते हैं और इसके मतलब रिचार्ज करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम दोबारा क्यों चार्ज करते हैं। तो बेसिकली आप लोग देखते हैं बैटरी आपकी कुछ समय के बाद शट डाउन हो जाती है और अगर आपके डिवाइसेस की बात करें तो एक लिमिट समय के बाद वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, उसमें भी जो बैटरी यूज की जाती है वो भी आपके लिमिटेड टाइम के लिए ही रहते हैं, उनको भी रिचार्ज करना पड़ता है, उनको फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए जहाँ पर लिखा गया कि बैटरी चार्जिंग, लिखा गया कि कार्य करते करते जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे पुनः हम पावर जनरेट करने के लिए चार्ज करते हैं ताकि हमारा जो आगे का प्रोसेस रहे वो सही प्रकार से काम कर सके। बैटरी जो होता है वह व्हीकल्स के अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। अभी अल्टरनेटर क्या होता है, देखिए जो आपके वाहन होते हैं उसमें आपका एक अल्टरनेटर लगाया जाता है जो कि क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपके और सारे प्रोसेस आगे के काम करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो बैटरी को हम एसी करंट से चार्ज करते हैं, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए हमें इस करंट को डीसी में बदलना पड़ता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर का। जो इस माध्यम से जब हम एसी को रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस समय आपकी जो बैटरी होती है वह चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करते समय बहुत सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, कुछ कंडीशंस होते हैं, इन सब को भी हम ध्यान में रख कर ही बैटरी को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट है वो है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको चेक कर लेना चाहिए। देखिए जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं आपको पता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है फुल फिल रहता है। तो जब भी आप बैटरी को चार्ज करने जाएं तो पहले उसके लेवल को चेक करें कि वो एक स्टैंडर्ड लेवल में है या नहीं है। उसके बाद आपका सेकंड जो है वो ये है कि चार्जिंग के दौरान हाई करंट को प्रवाहित ना करना। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए आप लोग ये देखेंगे कि चार्जिंग के समय कहीं आपकी हाई करंट तो नहीं प्रवाहित हो रही है, तो इसको भी धारा को प्रवाहित ना करना, तो इसको भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं आपका फ़ोन शुरू में या आपके जो भी बैटरी होती हैं स्टार्टिंग में बहुत लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसको लगा देते हैं चार्जिंग में 10 घंटे 12 घंटे, तो बैटरी आपकी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो उसकी जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए बैटरी को एक लिमिट टाइम तक ही चार्ज करें, ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आपका वह ख़राब हो जाएगा। अगला है कि यदि बहुत सी बैटरी आप लोग एक साथ चार्ज कर रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारी बैटरियों को अगर आप एक साथ चार्ज कर रहे हैं तो उन सभी बैटरियों को आपको सीरीज में लगाना है। ऐसा नहीं कि आप चाहे जहाँ रखते हैं, ऐसा नहीं, क्रम से सभी बैटरियों को लगाना है, तब आपकी बैटरी सही ढंग से चार्ज होगी। तो ये सारे कंडीशन थे जो आपको हमने बता दिया। और आपको बता दें जो मेथड होते हैं इसको भी चलिए समझते हैं। बैटरी चार्जिंग के मेथड, बैटरी चार्जिंग के जो मेथड हैं उसको चलिए समझते हैं। तो देखिए हम समझाएंगे, बस आपको लिख कर इसमें नहीं समझाएंगे। देखिए पहला क्या है, पहला जो है आपका धीमे तथा तेज गति से चार्जिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी बैटरियां होती हैं जो बहुत कम समय में चार्ज हो जाती हैं, और कुछ बैटरियां ऐसी होती हैं जो उन्हें बहुत लंबा समय लगता है चार्ज होने में। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो आपकी सामान्य तौर पर जो आपकी सामान्य बैटरियां होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आप इसमें लिख सकते हैं बनाकर, जो आपकी सामान्य बैटरियां होती हैं उनको कम से कम चार्ज होने में 12 घंटे का समय लग सकता है। जो सामान्य बैटरी होते हैं उनको चार्ज करने में लगभग कम से कम 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और जो सामान्य बैटरियां हैं बेसिकली अगर आप 12 घंटे तक मान लीजिए चार्ज करते हैं। अब देखिए वाहन की बैटरी की बात हो रही है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को मत सोच लीजिएगा, ये सब वाहन की बैटरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो सामान्य बैटरी होती है उसको नियर अबाउट 12 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, ठीक है। ये एक सुरक्षित तरीका होता है बैटरी को चार्ज करने का, ठीक। लेकिन जो आपका तेज़ गति वाली बैटरी होती है, जो आपकी तेज़ गति वाली बैटरी होती है उसको क्या होता है कि जो सामान्य बैटरी है उसकी तुलना में 80% अधिक, ध्यान से सुन लीजिए,
सामान्य वाला तो 16 घंटा, लेकिन ये जो होता है इसका 80% जान लीजिए अधिक लेवल वाला होता है, मतलब या इसको 80 गुना तेज़ी से स्पीड से चार्ज करता है। ठीक है, और जान लीजिए अगर हम बात करें तो जो तेज़ गति से चार्जिंग होती है किसी भी व्हीकल की बैटरी, उसको चार्ज करने में 1 घंटे से भी कम का समय लगता है। ठीक है, 1 घंटे भी नहीं लगते हैं इसको चार्ज करने के लिए। तो एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो होता है वो आपका होता है ट्रिकल चार्जिंग। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपका ट्रिकल चार्जिंग। अब ये ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, तो चलिए थोड़ा ट्रिकल चार्जिंग के बारे में भी समझते हैं। देखिए जो ट्रिकल चार्जिंग होता है ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे आप लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई कार है लंबे समय तक शोरूम में रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। तो शोरूम में खड़े खड़े उसकी बैटरी जो है ऑटोमेटिक कुछ समय बाद वह डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे वाहनों को चार्ज करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, ट्रिकल चार्जिंग में मान लीजिए अगर हम सामान्य बैटरी में 1% करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपकी ट्रिकल चार्जिंग के मेथड से जिस बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसको हम 5% धारा प्रोवाइड करेंगे चार्ज करने के लिए। सामान्य बैटरी 1% है। ठीक है, और जो बैटरी लंबे समय से डिस्चार्ज है उसको चार्ज करने के लिए हम 5% करंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से जो चार्जिंग की जाती है उसको हम ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपका ये समाप्त होता है बैटरी चार्जिंग या रिचार्जिंग के बारे में। और यहाँ से आपका एक और टॉपिक पूछा जाता है कि बैटरी की मेंटेनेंस से क्या समझते हैं, तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। बैटरी मेंटेनेंस से क्या समझते हैं, जैसे कि कोई भी बात होती है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग देखिए बाइक लेते हैं तो आप उसका जाते हैं अच्छे प्रकार से रिपेयरिंग कराने जाते हैं, आप कहते हैं सर्विसिंग कराना ज़रूरी हो गया है। तो क्यों कराते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बाइक में कुछ ना कुछ खराबी आ चुकी है। तो वही रीज़न है, आपको बैटरी का भी मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार बैटरी आप लगा दिए वो ज़िंदगी भर चलेगी, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी आपको उसमें चेंजेस कराने पड़ेंगे। उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, उसके लेवल को चेक करके उसमें वो भरना पड़ेगा, तभी तो आपकी बैटरी सही ढंग से काम करेगी। तो उसी लिए हम बैटरी का मेंटेनेंस करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि किसी बैटरी का लाइफ टाइम इसकी प्राइमरी डिजाइन तथा उचित प्रयोग के साथ साथ मेंटेनेंस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कुछ बैटरियां होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, कुछ लंबे समय तक चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो लंबे समय तक चलते हैं उनकी डिजाइनिंग ही ऐसी की गई होती है पहले से कि इतने समय तक ये बहुत अच्छी चलेंगे, उसके बाद वो ख़राब होंगे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसकी कैसे देख रेख करते हैं। जैसे कोई बैटरी आई, उसने दुकानदार ने गारंटी ले लिया कि 1 साल की गारंटी लेते हैं, वारंटी लेते हैं, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस आपको करनी है। तो हो सकता है 1 साल तक वो ना खराब हो, उसके बाद आप क्या देखें कि कुछ ना कुछ कमियां उसमें आ रही हों। तो इन सब को सही करने के लिए हम बैटरी की मेंटेनेंस करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी सावधानियां होती हैं जिसको हम समझाते हैं यहाँ पर। पहला ये है कि जो बैटरी के आपके टर्मिनल होते हैं, आप लोग देखते होंगे प्लस माइनस, वो हमेशा साफ रहने चाहिए और हमेशा टाइट की अवस्था में होने चाहिए। अगर ये थोड़े से भी लूज होंगे तो आपका वहाँ पर कोरोजन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपके जंग लगने शुरू हो जाएंगे और वहाँ का जो पार्ट है वह कमज़ोर होकर टूट जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो इसके टर्मिनल रहें प्लस माइनस जो भी रहें उसको हमेशा साफ़ सफाई करते रहना है। सेकंड है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में घरेलू लैंग्वेज में बात करें तो आज जब कहते हैं कि उसमें जो पानी डाला जाता है, तेजाब आप जिससे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया गया है। तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं वो अधिक भर गए हैं और वो बाहर आने लगे तो क्या होगा, आपका जो टर्मिनल है उस पर आपका क्या होगा, जंग लगेगा। और जंग लगेगा तो वहाँ का मटेरियल जो है कमज़ोर हो जाएगा और वह टूट सकता है। तो इसलिए इसका जो लेबल है इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि यह कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। ज़्यादा हो गए हैं तो उसको कंट्रोल कराना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका इसमें कहता है कि बैटरी को किसी भी दशा में लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि क्या है कि आप बैटरी आज रख दी हैं, उसके बाद 2 साल बाद चार्ज करेंगे तो क्या वो सही तरह से काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये सब मेंटेनेंस हैं बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए। तो ये सब आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं कि बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं करना है, बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं, ये सब सावधानियाँ हैं, ये सब आपको बरतनी चाहिए।
अगला कह रहा है कि हवा छिद्रों के पास कोई भी ज्वाला या अग्नि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बैटरी से निकलने वाली गैसें ज्वलनशील होती हैं और ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो वही है कि मान लीजिए जो वहाँ पर आपके बैटरी होते हैं वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि केवल वैसे ही रहता है, वहाँ पे होल भी बने होते हैं जिसके थ्रू आप उसमें इलेक्ट्रोड को फिल करते हैं, वाटर को फिल करते हैं। तो वहाँ पर आग वगैरह नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो गैसें हैं वो ज्वलनशील होती हैं और आग वगैरह भी लग सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया हो तो उसको शुद्ध पानी से भर देना चाहिए। मान लीजिए इमरजेंसी में आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहा है, उसका लेवल कम हो गया है, बैटरी सही से चार्ज नहीं हो रही है, नहीं काम कर रही है सही से, तो आप प्योर वाटर भी उसमें फिल करते हैं ताकि आपका जो काम है वो सही ढंग से चल सके। तो आपका यह बैटरी हो गया, इसका मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो गया, मेंटेनेंस ऑफ बैटरी भी हो गया। अब आइए हम देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटरी के डिस्चार्जिंग मेथड चार्जिंग मेथड क्या है, टेस्टिंग मेथड क्या होते हैं और मेंटेनेंस क्यों आवश्यक होता है। अब आगे हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया था कैटलिक कन्वर्टर वाले चैप्टर से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हाट इज द टर्म कैटलिटिक। ठीक है, कैटलिक से आप क्या समझते हैं, जो कैटलिक कन्वर्टर होता है इसका क्या यूज होता है। यह आपका देखिए दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वह 2 वे कैटलिक कन्वर्टर और जो दूसरा होता है वह होता है आपका 3 वे कैटलिक कन्वर्टर। तो इन सब के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो पहले हम कैटलिक कन्वर्टर के बारे में समझते हैं। देखिए जो कैटलिक कन्वर्टर होता है इसे एक तरह से आप एग्जॉस्ट सिस्टम के रूप में भी जान सकते हैं। आपकी जो बाइक होती है या कोई भी व्हीकल होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो साइलेंसर के माध्यम से धुआं निकलता है वह बहुत ही हानिकारक होता है। तो एक तरह से जो आपका धुआं है वह एक तरह से रिफाइंड किया जाता है किसमें, कैटलिक कन्वर्टर के माध्यम से उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि वह जहरीली गैस के रूप में ना रहे, प्योर गैस के रूप में बाहर निकले जिससे कम नुकसान हो एनवायरनमेंट को। तो उन सब के लिए हम लोग कैटलिक कन्वर्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हमने बना रखा है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे पहले आपकी इनपुट पाइप लगाई गई है, फिर आपका दूसरे साइड में आउटपुट पाइप लगाया गया है। आउटपुट पाइप में क्या होता है, जो हार्मलेस गैसें होती हैं, जो बिना हानिकारक वाली गैसें होती हैं वो बाहर जाती हैं आपके एनवायरनमेंट में, और इनपुट पाइप में क्या होता है आपके एनवायरनमेंटल से जो हानिकारक गैसें हैं वह इंटर करती हैं। ठीक है, और ये आपका स्टील का केसिंग रहता है, इसके अंतर्गत आपके 2 प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन वाला मटेरियल होता है यह आपके सिरेमिक मटेरियल का बनाया जाता है। तो देखिए कुछ आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जैसा जैसा इस फिगर में बनाया गया है वैसा वैसा आप लोग लिखेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैटलिक कन्वर्टर के अंदर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब एक कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैटलिस्ट में जैसे कि आप लोग एक तरह से प्लेटिनम का नाम सुना होगा, आपने प्लेटिनम का नाम सुना होगा, और एक आपका मटेरियल होता है रोडियम। प्लेटिनम एंड रोडियम के बारे में आपने सुना होगा। ये 2 प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं जो बेसिकली आपके साइलेंसर में यूज किए जाते हैं आपके हार्मफुल गैसों को सही बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो क्या करता है हार्मफुल गैसों को नॉन हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यह वाहन में इंजन के बाहर लगाया जाता है। जैसे आपको हमने चेसिस के बारे में पढ़ा रखा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले चेसिस होता है, उसके बाद चेसिस पे सारे सिस्टम आपके सेट किए गए होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ यह लगाया जाता है, इसमें आपकी 2 पाइपें लगी होती हैं। देखिए 2 पाइपें लगी हैं, एक आपका इनपुट पाइप है और दूसरा आपका क्या है, आउटपुट पाइप है। ठीक है, इनपुट पाइप क्या होता है, इंजन के एग्जॉस्ट से कनेक्ट होता है। आउटपुट पाइप जो होता है वह आपका देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट से आपका कनेक्ट किया गया है। फिगर में आप लोग देखते रहिए, फिगर को ध्यान में रखते हुए समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आउटपुट पाइप जो आपका एनवायरनमेंट की तरफ अटैच है, इसमें क्या होता है, जो आपकी नॉन हार्मफुल गैसें होती हैं उसको हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। ठीक, इस फिगर को अच्छे से बनाइएगा, और जो मैराथन क्लास हमने पढ़ा रखा है उसमें पूरा विस्तार से बताया गया। इसी तरह से और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का सल्यूशन आपको दिया जा चुका है। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करें, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से जो आपके और सब्जेक्ट हैं उन सब की मैराथन क्लास का आनंद उठाएँ।
तो देखिए इसमें जो क्या होता है बेसिकली जो आपके कैटलिक कन्वर्टर होते हैं इसमें आपके दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है रिडक्शन होता है, फिर दूसरा क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझते हैं। ऑक्सीकरण के बारे में आपने सुना ही होगा और अपचयन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आप जानते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हम प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रख लीजिए। अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे, जेई का एग्ज़ाम देने जाएंगे या किसी भी विजाग स्टील कंपनी में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे वहाँ ज़रूर पूछा जाएगा कि मान लीजिए जो भी आप लोग कैटलिक कन्वर्टर यूज करते हैं उसमें आपके कितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये तो इतना लंबा पूछेगा नहीं, सीधे कहेगा कि अगर मान लीजिए रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए आप किस कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए प्लेटिनम का और रिडक्शन के लिए आप लोग रोडियम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वह आपका प्लेटिनम का होगा, बल्कि जो रिडक्शन है इसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें आपका रोडियम कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा, ओके। और सबसे पहले आपका रिडक्शन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। जब भी आपका कैटलिक कन्वर्टर काम करना शुरू करेगा तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपका रिडक्शन प्रोसेस आएगा, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि कैटलिक कन्वर्टर के अंदर हनीकॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे हनीकॉम्ब की तरह का यह स्ट्रक्चर, आपके दो स्ट्रक्चर इसमें बनाए गए हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसमें स्ट्रक्चर आपके बने रहते हैं। तो फिगर को आप अगर अच्छे से बनाते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। सो आप लोग एक तरह से बिना फिगर के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो श्योर सी बात है आपके नंबर डिडक्ट किए जाएंगे। इसलिए जिस भी टॉपिक में आपके फिगर रहें उसको ज़रूर कंप्लीट करें। अब बात आती है इसके वर्किंग की। तो देखिए वर्किंग क्या है, आपने अभी अभी फिगर में देखा था, आपने अभी अभी फिगर में देखा है कि वहाँ पे आपका सबसे पहले एग्जॉस्ट गैसों में जो हानिकारक गैसें हैं वो आपकी एंटर करती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा रफली फिगर बना देते हैं, उसके बाद समझिएगा, आसानी होगी समझने में। यहाँ पर एक हम रफली फिगर बना देते हैं। देख लीजिए क्या है, सबसे पहले इंजन एग्जॉस्ट से हार्मफुल गैसें रिडक्शन प्रोसेस तक जाएंगी। देखिए जो आपके हार्मफुल गैसें हैं, जो भी आपके हार्मफुल गैसें हैं ये जाएंगी आपके सबसे पहले किस में, सबसे पहले आ जाएंगे आपके रिडक्शन प्रोसेस में। आपको हमने पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा। सबसे पहले रिडक्शन वाला आएगा हनीकॉम्ब, फिर आपका यहाँ पर आएगा दूसरा ऑक्सीडेशन वाला। सबसे पहले यह रिडक्शन प्रोसेस जाएगा, जहाँ पर आपको पता है रिडक्शन में आपका जो ऑक्सीजन है ये आपका रिडक्शन वाला है और ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक। तो रिडक्शन में आपको पता है ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है, ओके। जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद जो और गैसें बची हुई हैं CO या जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस तक जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम फिर से ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ओके। उसके बाद जब ये गैसें बाहर निकलेंगी तो यह CO2 और आपके ये H2O में बदलकर बाहर निकलेंगी। ये सब मिक्सअप के रूप में बाहर निकलेंगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ठीक है। ये आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि ये सेफ गैसें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से काम करता है आपका कैटलिक कन्वर्टर। इसमें आपका देखिए दो टाइप का होता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, 2 वे कैटलिक कन्वर्टर एंड 3 वे कैटलिटिक कन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम 2 वे कैटलिटिक कन्वर्टर के बारे में जानते हैं और 3 वे का भी अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैटलिक कन्वर्टर 2 वे कैटलिक कन्वर्टर है वो आपके किस इंजन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली फर्स्ट जो आपका अगर दोनों में डिफरेंस पूछता है तो आप लिखेंगे जो 2 वे कैटलिक कन्वर्टर है वह डीजल इंजन में यूज किया जाता है। जो 2 वे कैटलिक कन्वर्टर है वह आपका डीजल इंजन में यूज किया जाता है। इसमें यह जो होता है हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कंट्रोल करता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ से हानिकारक गैसें आपकी जाएंगी, इसको यह कंट्रोल करेगा। इसमें आपके कैटलिस्ट जो है आपके इसमें अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। और बाहर जो है आपके हार्मलेस गैसें निकलेंगी CO2 और H2O के रूप में।
तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। फिगर को थोड़ा सा 2-4 लाइन इन सब के बारे में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। और ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन टिप्पणी में पूछे जाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधे कह देगा कि कैटलिक कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं, तो उसमें एक आगे लिख देगा कि 2 वे या 3 वे कैटलिटिक कन्वर्टर को समझाइए। अब उसके बाद बारी आती है आपके 3 वे कैटलिटिक कन्वर्टर की। अब ये क्या होता है, तो आपने देखा 2 वे जो कैटलिटिक कन्वर्टर है वह यूज किया जाता है आपके डीजल इंजन के लिए। तो जो आपका 3 वे कैटलिटिक कन्वर्टर है यह आपका यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन के लिए। किसके लिए? पेट्रोल इंजन के लिए। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आपका बनाया गया है। सबसे पहले देखिए आपका रिडक्शन होगा जिसमें आपका रोडियम मटेरियल होता है, फिर ऑक्सीडेशन होगा जिसमें आपका प्लेटिनम लगाया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसमें 2 मेथड अप्लाई होते हैं, मतलब 2 स्टेप में इसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, जो सोडियम होता है, इसमें सोडियम भी यूज कर लेते हैं, जो सोडियम होता है वह नॉक्स के उत्सर्जन को कम करेगा। ठीक है, तथा इसे N2 व O2 में बदल देगा। मतलब ये जो गैसें हैं हानिकारक गैसें, ठीक है, जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, इसको क्या करेगा, कम करेगा। ठीक, अंदर जाएगा या आपका उसके बाद इसको कम करेगा। किस प्रोसेस में? रिडक्शन प्रोसेस में। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? N2 एंड O2 में। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है इसमें आपका प्लेटिनम जो है एक ऑक्सीकरण कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किस तरह? एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन ऑक्साइड को H2O एंड CO2 में कन्वर्ट करेगा। देखिए आप आएंगे जब यह प्लेटिनम जो आपका यूज किया गया है एक कैटलिस्ट के रूप में, यहाँ पर जब आप पहुँचेगा तो उसको CO2 एंड H2O के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टोटल प्रोसेस था आपके कैटालिटिक कन्वर्टर का। ठीक है, और इसके 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर एंड 3 वे दोनों टाइप के बारे में भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड क्या होते हैं। यहाँ पर जो आपका यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड है, बेसिकली वो जो है आपके यूरोपियन स्टैंडर्ड से लिया गया है, जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं। जो आपके यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके यूरोपीय जो स्टैंडर्ड है उनसे लिया गया है, और इसको हम यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड से जानते हैं। यह आपका यूरो फर्स्ट से लेकर यूरो 7 तक होता है। तो सभी गाड़ियों के लिए यह अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे आपके बात करें, आपके अगर अमेरिका की बात करें, आपके जो यूरोप होते हैं वो अपना अलग अलग स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए थे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका अमेरिका का नहीं पूछा गया है, भारत का नहीं पूछा गया है, आपका यूरोप का पूछा गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा और बात करते हैं जो आपके भारतीय स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम जानते हैं किस नाम से, आपके यहाँ क्या चलता है, जो इंडियन, उसको हम भारत स्टेज से नाम से जानते हैं। मतलब BS फर्स्ट, BS सेकेंड, BS थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे नाम से आप लोग जानते हैं, तो BS स्टेज नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली बहुत सारी गाड़ियों के लिए यूरोपियन स्टैंडर्ड ने अपना अलग अलग नाम निकाला था। तो बेसिकली जो कार होते हैं, सबसे पहले कार के लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड निकाला, तो यूरो फर्स्ट के लिए, कार के लिए जो इन्होंने निकाला था वह यूरो फर्स्ट के लिए इन्होंने निकाला था कि इसमें जो CO की मात्रा रहे वह लगभग कितनी होनी चाहिए। यूरो फर्स्ट जो था यह लगभग कार के चाहे जो भी रहे वह 2.72 ग्राम पर किलोमीटर इतना इसका था, कि इतने स्टैंडर्ड, मतलब इतना आपको हार्मफुल गैसों को एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, और जो नॉन हार्म गैसें होती हैं। और इन्होंने यूरो सेकंड जो निकाला था कार के लिए, वो इन्होंने निकाला था केवल पेट्रोल गाड़ियों के लिए। किसके लिए? पेट्रोल गाड़ियों के लिए निकाला था। इसमें क्या इनका क्राइटेरिया था कि 2.2 ग्राम पर किलोमीटर के रेशियो में इन्होंने बताया था कि इतनी नॉन हार्मफुल गैसें आपकी निकलनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट आपका ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपके भारी वाहन थे, यहाँ पर देखिए ये सब थोड़े स्टैंडर्ड्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। जो आपके भारी वाहन हैं इसके लिए इन्होंने अपना अलग अलग स्टैंडर्ड निकाला था। इसको यहाँ पर देखते हैं, भारी वाहन के लिए इन्होंने क्या स्टैंडर्ड निकाला था।
भारी वाहन के लिए इन्होंने जब आप अपना यूरो फर्स्ट निकाला था, यूरो फर्स्ट जब इन्होंने अपना भारी वाहन के लिए निकाला, उसमें इन्होंने बताया कि जो CO की मात्रा रहनी चाहिए वह 4.5 ग्राम पर किलोवाट आवर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जब इन्होंने यूरो सेकंड निकाला, यूरो सेकंड जब निकाला तो इसमें इन्होंने बताया कि 4.0 रहना चाहिए किसकी, CO की मात्रा, ठीक है। और इस समय जो आपका HC की मात्रा रहनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.1 रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका नॉक्स है, ठीक है, इसकी जो मात्रा रहनी चाहिए वह 8.0 होनी चाहिए। मतलब ये सब जो हानिकारक गैसें हैं यह एग्जॉस्ट होने के बाद इनकी मात्रा इतनी रहनी चाहिए। और यूरो सेकंड में भी इसी प्रकार से इन्होंने निकाला था जो HC की वैल्यू, वो इन्होंने बताया था 1.1 रहनी चाहिए इसमें भी, और जो नॉक्स है इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वह 7.0 होनी चाहिए, ओके। और इसी प्रकार से धीरे धीरे जब इन्होंने 4 व्हीलर्स जो और गाड़ियां हैं उनके लिए भी इन्होंने धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू किया, तो इन्होंने पूरा चाहे कोई भी एरिया रहे उसमें सबका अलग अलग स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया था। तो ये हैं यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड के बारे में थोड़ी जानकारियाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारी स्टैंडर्ड्स इन्होंने निकाला है, वो सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके सारे समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको 15+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे रखा है। आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, आपके ऑटोमोबाइल IMED सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले आप लोग वहाँ के डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। डेमो क्लासेस जो हैं हमारे ऑफिशियल ऐप इस AKC टेक्निकल क्लासेस पर देखने को मिलेगा। अगर आप और देखना चाहते हैं वीडियोज़ डेमो क्लास तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग कोर्स में इनरोल कीजिएगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप लोग सभी क्लासों का आनंद ज़रूर उठाएं।